क्वेश्चन दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है और प्रोडक्ट एक्स पूछा हुआ है। अब देखो रिएक्शन में क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड दे रखा है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करवानी किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे क्या बनेगा, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी की सीधी लाइन है कि जो एस्प्रिन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, CO OCOCH3 है ना, जो ये OH की जगह लग जाएगा OCOCH3। तो कौन सा बना, ये देखो ऑर्थो पे, तो ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिससे अपन बोलते हैं एस्प्रिन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है इस रिएक्शन में। ठीक है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया आपका। क्वेश्चन है इन सम सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस रिमेन कांस्टेंट, यानी H3O प्लस की कंसंट्रेशन रिमेन करने का मतलब, सेम करने का मतलब, यानी पीएच सेम है इसकी। ठीक है, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू देम। अगर किसी कंपाउंड में आप स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी मिलाते हो और उसकी पीएच सेम रहती है, तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा होता है, क्या आइडियल होता है, नहीं भाई, ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ आंसर हो गया, एनसीईआरटी की सीधी लाइन उठाई हुई है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन से क्लियर बात। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है द पीएच ऑफ वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर को बढ़ाने पर पीएच का फ्लक्चुएशन होता है, कैसे होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयनाइज होगा, यानी H प्लस आपके जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो बढ़ेंगे, आयनाइज होगा ना कंपाउंड, तो H प्लस आयंस बढ़ेंगे, और H प्लस आयन बढ़ते हैं तो पीएच कम होती है ना भाई, जितनी पीएच कम होगी उसके H प्लस आयन उतने ही ज़्यादा होंगे, यही तो बात है। तो पहला तो गलत हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि पीएच घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच घटती है। ठीक है सर, पहला असर्शन रॉन्ग हो गया। अब रीजन देख लो, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक नहीं है, देखो आपने H प्लस और OH माइनस के रूप में तोड़ा, यानी बॉन्ड को तोड़ रहे हो आप, और बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ना कि एक्जोथर्मिक। तो ये एक्जोथर्मिक गलत है, यहाँ पे एंडोथर्मिक होना चाहिए था, तो रीजन भी आपका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस में है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है P4O10 सॉलिड। इसके लिए कैसे लिखना है अपने को, कैसे कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री प्रोडक्ट का बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसके पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री लिखना है। एक बात और, आप कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख रहे हो, प्योर सॉलिड की आपको 1 लिखना है। ठीक है, सॉलिड के लिए नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे गैसियस फॉर्म आ रही है तो उसकी तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में क्या है, P4O10 सॉलिड दे रखा है, तो भाई सॉलिड की नहीं लिखोगे, सॉलिड के लिए 1 लिख दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बटा रिएक्टेंट क्या है, देखो P4 सॉलिड है, सॉलिड की नहीं लिखेंगे, इसकी 1 लिख देंगे। O2 गैस में है ना, तो इसके लिए लिखेंगे O2 की कंसंट्रेशन बटा स्टोइकियोमेट्री कितना है, 5 है ना O2 के लिए, तो ये 5। क्लियर बात। तो केसी का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा आपके पास, और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर बात। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर, इसमें से इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। देखो आयनिक रेडियस दे रखा है और हाइड्रेटेड रेडियस और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन पूछा हुआ है। अब देखो आयनिक रेडियस है ना, टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम जाओगे आयनिक रेडियस बढ़ेगी, तो फर्स्ट तो सही है, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, यानी आयनिक रेडियस बढ़ती जा रही है, पर ए भी सही है। सेकंड देखो बी, देखो लिथियम बड़ा है, हाइड्रेटेड रेडियस, देखो हाइड्रेटेड रेडियस यानी वाटर डाला हुआ है और ये हाइड्रेटेड है, यानी जो जिसकी साइज एक्चुअल में आयनिक रेडियस जिसकी छोटी होगी वो पानी में डालने पर उसकी वाटर मॉलिक्यूल वो ज्यादा लेगा अपनी सरफेस पे, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसके पास, तो वो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हाइड्रेटेड रेडियस पूछे ना, तो जो छोटा होता है ना एक्चुअल में जिसकी रेडियस आयनिक रेडियस, वो उसकी साइज बड़ी हो जाती है हाइड्रेटेड, तो ये भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा हुआ है ना, तो बी भी सही है। सी देखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन वही है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, वही हाइड्रेटेड रेडियस से निकालेंगे इसको भी, यानी जिसकी साइज छोटी होगी उसमें हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना भाई, छोटी साइज है, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे, तो उसका क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी हो जाएगी। क्लियर बात। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उसका ज्यादा होगा, यहाँ पे ऐसा ऑर्डर नहीं दे रखा, तो सी रॉन्ग है, यानी पूछा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका थर्ड हो जाएगा, सी ओनली इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है। जो कार्बोकेटाइन है अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और माइनस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी माइनस आई ग्रुप जितना दूर होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है सर, तो क्लोरीन क्या है, यहाँ पे जो क्लोरीन आपको दे रखा है ये क्लोरीन है माइनस आई ग्रुप। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो इसमें तो कोई क्लोरीन नहीं लगा हुआ है फोर्थ में, तो माइनस आई यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा फोर्थ की होगी, ये फोर्थ की सबसे ज्यादा होगी, चारों में दे रखा है। अब देख लो डिस्टेंस, यानी क्लोरीन माइनस आई जितने ज्यादा दूर होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो सबसे दूर तो किस में है, थर्ड में, देखो यहाँ पर, सेकंड में तो पास में है और फर्स्ट वाले में और दूर। ठीक है, यानी नंबरिंग करके देख लो आप, 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन पे, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले पे ही है, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पे आ गया। ठीक है, अपन रिलेटिव ऐसे देख रहे हैं, तो फोर्थ की तो सबसे ज्यादा, उसके बाद में आ जाएगी थर्ड आ गया, फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड में, देखो सेकंड में पास में है, तो पास में तो माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है, तो फर्स्ट आ गया और फिर सेकंड आ गया, तो यानी थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है
क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन नॉट बी मेजर। तो सही है कि किसी इंडिविजुअल एटम की अपन साइज को एग्जैक्ट साइज मेजर नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या दे रखा है, तो असर्शन तो सही है ना, रीजन देख लो, द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री। तो ये भी सही है कि जो एटम है उसकी साइज स्मॉल है, उस कारण अपन इंडिविजुअल एटम की साइज को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे। दूसरा कारण है कि जो आपका एटम है उसको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंड कर रहा है ना, उसकी कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती है, तो अपन एटम की साइज को इंडिविजुअल में तो माप ही नहीं सकते, ठीक है। तो बॉन्डेड स्टेट में ही उसको उसकी साइज मापेंगे ये। ओके, क्लियर बात। तो इसमें असर्शन भी राइट है और असर्शन का करेक्ट जो रीजन है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। असर्शन दे रखा है ए रो मैंगो प्लेस इन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन लूज वाटर वाया ऑस्मोसिस एंड सिवल इनटू पिकल्स में, अचार के रूप में बदल जाएगा। देखो, अगर मैंगो को आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होगा भाई, मैंगो के अंदर जो वाटर है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आ जाएगा, मैंगो से बाहर आ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और जो मैंगो है वो श्रिंक हो जाएगा, पिकल्स के रूप में बन जाएगा। तो असर्शन तो करेक्ट हो गया। रीजन क्या दे रखा है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक हो गया ना गिवन टेंपरेचर पे, तो कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये भी करेक्ट हो गया। वैसे सेम प्रेशर दे रखा है, तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। पर क्या ऑस्मोसिस की डेफिनेशन या और कुछ बता रहा है क्या, रीजन नहीं बता रहा, वो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बता रहा है ना। रीजन तो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर असर्शन, सॉरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड।